बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, आज हाफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट है क्या? गवर्नमेंट बजट चलो जी सब सामने देखेंगे। बेटा बहुत सारी बातें समझानी है मीनिंग में, ऑल्दो मीनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 2 ही लाइन का है, लेकिन बातें समझने वाली ज्यादा है। बाबू गवर्नमेंट बजट देखो लिखा क्या हुआ है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट यानी कि साल में एक बार। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बहुत सारी बात करनी है। सबसे पहली बात बेटा, बजट सारी गवर्नमेंट बनाती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी, सब बनाती हैं। लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ता हूं ना गवर्नमेंट बजट, मेरा मतलब सब गवर्नमेंट से नहीं होता, मेरा सीधा सीधा सा मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन बजट ओनली। यूनियन बजट किसका होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं? 1 मार्क का क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का नाम बताओ। यूनियन बजट, पक्का बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, ये बजट आता कब है? 1 फरवरी। बेटा सुन लो, आज तक बहुत सारी बुक्स इसको मेंशन करती हैं 28 फरवरी। बेटा यूपीए की गवर्नमेंट तक यही रूल था कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आएगा, इधर 29 और 28 जो भी हो, लीप ईयर में 29 अदरवाइज 28। लेकिन बेटा बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर इसको 1 फरवरी कर दिया था। तो आपके लिए याद क्या रखना है, हमेशा यूनियन बजट 1 फरवरी को आता है। ठीक है, वैसे कौन बताता है कि बजट किस डेट को आना चाहिए? नहीं बेटा, आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अरे वो प्रेजेंट करता है यार, परमिशन उसकी नहीं होती, परमिशन प्रेसिडेंट की होती है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बजट को। और एक और बात, आपको क्या लगता है पूरा बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है? किसी के दिमाग में भ्रम तो नहीं है ना? बहुत सारे लोग बैठते हैं। अभी ये भी बता देता हूं, बजट कुछ 1 महीना पहले बनना शुरू होता है। जो लोग भी बजट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं, सबका सबकी फैमिली के साथ कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है तब तक के लिए जब तक बजट डिक्लेयर नहीं हो जाता। इट इज मोर और लेस इनसाइडर ट्रेडिंग। कभी ना कभी शायद किसी ना किसी ने मेरे से सुना हो ये टर्म, फाइनेंशियल मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग। बेटा एक बात समझने की कोशिश करो, बजट से मान लो किसी चीज का प्राइस अप जा रहा है, किसी चीज का प्राइस डाउन जा रहा है। जो लोग बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है, तो वह क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कॉल करके वो चीजों को स्टॉक करा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा। इसी वजह से बेटा ना तो फोन कॉल करना अलाउड होता, ना ही अपनी फैमिली के टच में रहना अलाउड होता, जब तक बजट डिक्लेयर नहीं हो जाता, पूरा पब्लिक के सामने नहीं हो जाता। पता है आपको ये बात का? चलो करते हैं बात। अब एक बात सुनो, मान लो अगर कोई बजट 1 फरवरी 2020 को आएगा, आएगा पक्का आएगा बेटा, वो किस साल के लिए होगा? किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से वो एप्लीकेबल होगा 31 मार्च 2021 तक। अब पढ़ना जरा, बात को मैं क्लियर कर दूं। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, साल में एक बार आएगा, शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ। बेटा ये जो बजट आएगा ये एस्टीमेट ही बताएगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है, एक्चुअल बात नहीं बता सकता। आइटम वाइज का क्या मतलब है बेटा? देखो कहता है ये शो करेगा आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। आइटम वाइज बताएगा कि हमारे को टैक्स से इतना रेवेन्यू आ सकता है, डायरेक्ट टैक्स से इतना आ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना आ सकता है, कस्टम से इतना आ सकता है, फोर फीचर से इतने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड से इतना पैसा आ सकता है, रिकवरी ऑफ लोन इतना हो सकता है। आइटम वाइज बताएगा कहां कहां से पैसा आ सकता है, और आइटम वाइज ही बताएगा खर्चे कहां कहां करने हैं। सरकारी स्कूल्स में कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी चली जाएंगी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कितने पैसे खर्चा हो जाएगा, क्लीन गंगा मिशन में कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए क्या क्या करेंगे। आइटम वाइज
एस्टीमेट है, अभी अंदाजा है, पक्का नहीं है, ठीक है। आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल ईयर? लिख दिया आपके सामने, फाइनेंशियल ईयर कोई बोलते हैं फिस्कल ईयर। क्लियर? हर वर्ड क्लियर देख लो एक बार, कोई वर्ड रह तो नहीं गया? बात ओके? वर्ड सही तो है, मीनिंग आपको लगता है रटना होता है, मैं कहता हूं रटना का होता है, हर चीज तो समझनी होती है। बात ओके? बेटा वैसे अगला टॉपिक अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, लेकिन अभी मेरा कोई डिस्कशन का मैटर ये है नहीं, मेरा डिस्कशन का मैटर कोई और है, ठीक है। ये कल करूंगा बात ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा अभी हमने पढ़ा बजट में एस्टीमेट होते हैं सारी रिसीट के और एक्सपेंडिचर के जो एक फिस्कल ईयर में हम करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बेटा बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होती है बजट रिसीट्स, ठीक है, और एक होता है बेटा बजट एक्सपेंडिचर। इस चीज में तो किसी को डाउट नहीं है ना, गवर्नमेंट बजट के दो ही तो कंपोनेंट निकले, एक तो रिसीट्स होंगी और एक होंगे एक्सपेंडिचर। बेटा आज सिर्फ ये वाला मुद्दा टच करना है, रिसीट खत्म कर लो बेटा, बस मेरा इतना ही मुद्दा है, मैं एक्सपेंडिचर तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलो करते हैं बात। बेटा बजट रिसीट दो तरीके की होती हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट? बेटा लो समझने के लिए लिख देता हूं आपके। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं बेटा? विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट्स liability nor causes a reduction in assets। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जो ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट करने वाली हैं और ना ही बेटा आपकी एसेट्स को रिड्यूस करने वाली हैं। कैपिटल रिसीट क्या होती है? बिल्कुल इसके अपोजिट, या तो बेटा लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी या बेटा एसेट रिड्यूस होगी, पक्का। देखो नाम ही क्या है बेटा, कैपिटल रिसीट, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट आइटम पर इफेक्ट तो डालेगी। ये बैलेंस शीट का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ना लायबिलिटी क्रिएट करेगी ना ही आपके एसेट्स को कम करेगी। ये बेटा या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी या एसेट्स को कम कर देगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी घबराना मत, ठीक है। मैं हर एग्जाम्पल को डेफिनेशन में लगाकर बताऊंगा इनकी, आप बताना मेरे को ओके कि नहीं। बेटा रेवेन्यू रिसीट फर्दर दो तरीके की होती है, लो ये भी समझ लो। ये क्या होता है बेटा? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। बेटा टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं, लो जी, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यार ये तो याद है ना, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कह रहा, एक एक एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? बेटा जिसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर लग रहा है उसी को पे करना है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, लग किसी और के ऊपर रहा है, पे किसी और को करना है, जस्ट लाइक जीएसटी, ठीक है जी। चलो करेंगे बात, दोनों की करें बात, दोनों की बात करते हैं। बेटा पहले इसकी बात करते हैं, यहीं से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाबू मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं डोमिनोज का। आप डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, पिज्जा जो आपने खरीदा उसकी वर्थ है 500, बिल आता है सेल प्राइस ऑफ पिज्जा 500 प्लस जीएसटी एट द रेट 5%, 25, 525 रुपए का बिल आता है। बेटा उसने करा क्या? जीएसटी लग उसके ऊपर रहा था, लेवाए उसके ऊपर हो रहा था, पर वो क्या कर रहा है बेटा? बर्डन शिफ्ट कर रहा है, चार्ज आपसे कर रहा है पैसे। यही तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यही तो जीएसटी है कि लेवाए किसी और के ऊपर हो रहा है और बेटा रिकवरी किसी और से कराई जा रही है, कलेक्ट किसी और से कराया जा रहा है। यही तो जीएसटी है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। हर वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। आप कोई भी पैक्ड कमोडिटी खरीदते हो, क्या होता है बेटा? लिखा होता है एमआरपी इंक्लूडेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें जीएसटी शामिल है। पे किसने किया? आपने। लग दुकानदार पे रहा है,
चार्ज आपसे कर रहा है, कलेक्ट आपसे कर रहा है बेटा। समझ आई बात? इनकम टैक्स बेटा डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा इंडिविजुअल पर रखते हैं, कॉर्पोरेट्स पे लगते हैं, कंपनीज पे लगते हैं, पार्टनरशिप फर्म पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, किसी इंसान पे नहीं लगते, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव? क्लियर करते हैं, मैं बजट एक्सपेंडिचर रब कर रहा हूं, मेरा आज का मुद्दा नहीं है। हां जी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। क्या मतलब है समझो बेटा। इनकम टैक्स का स्लैब इंडिया में ये है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से अगर आपकी इनकम 10 लाख है, सॉरी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम है 5% टैक्स है, 5 लाख से अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से अगर इनकम ज्यादा है तो 30% टैक्स है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितनी तरक्की कर रहे हो उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। प्रोग्रेसिव बेटा, अगर किसी इंसान की इनकम 2.5 लाख है कोई टैक्स नहीं देना, अगर 5 लाख है तो 5 लाख में से 2.5 लाख पे कुछ नहीं देना, बचे हुए 2.5 लाख पे 5% यानी कि 12,500 टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% देना है बेटा। प्रोग्रेसिव, जितना प्रोग्रेस कर रहे हो, जितनी तरक्की कर रहे हो उतना ज्यादा टैक्स देना है डायरेक्ट टैक्स के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए प्रोपोर्शनल इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल? बेटा इसमें ना देखो, एक मिनट, इसमें ना अमीर और गरीब का कोई मतलब नहीं है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके ऊपर बराबर हैं। सुन लो, अगर आप अमूल बटर खरीद रहे हो 5% टैक्स है, आप अमीर हो या गरीब हो कोई लेना देना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई लेना देना नहीं है बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस तो प्रोपोर्शनल है, आप गरीब हो आपके ऊपर टैक्स नहीं बैठता, ये तो प्रोग्रेसिव है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल है, गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो गुड्स के हिसाब से होता है, सबको ही पे करना है। समझ आए सारे डिफरेंस? बात ओके? चलो जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, आपकी क्वेरी बाद में देखता हूं। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटा ये 9 तरीके के हैं, 9। चलो समझने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। मैं यहां पर 9 के नाम लिखता हूं और बहुत जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ऑल्दो कईयों के नाम हमने पहले सुने होंगे, ठीक है? मैं वैसे शॉर्टकट बता देता हूं जो मैंने बनाया, IPL, FFF, EGS। चलो जी, ये 9 हेडिंग है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाइसेंस फी, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, forfeiture, escheats, grants, gifts and grants, and special assessment। स्पेशल असेसमेंट, लो जी समझने की कोशिश करेंगे इसको बेटा। ये 9 क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों पर वापस आकर एक बात बताता हूं बेटा। हमने रेवेन्यू रिसीट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेज आर रिडक्शन इन एसेट्स। मैं आपसे पूछता हूं, डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट हमारे से रिसीव करती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है, क्या बेटा लायबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट की? आप डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हो, सरकार रिसीव करिए, सरकार की लायबिलिटी है, आपके घर के बाहर की सड़क बनाएगी? लायबिलिटी है, अपनी मर्जी है उनकी। आप उन्हें कह सकते हो मैं तेरे को टैक्स दे रहा हूं, मेरे घर के बाहर की सड़क बनानी पड़ेगी, नहीं बनाएगी तो टैक्स नहीं दूंगा, ऐसे कह दोगे क्या गवर्नमेंट को? नहीं बेटा, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, ना ही उनकी कोई एसेट रिड्यूस हो रही है आपके टैक्स पे करने से या ना पे करने से, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट है। और सेम वे बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, चाहे इनके ऊपर भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराकर देख लेना, आराम से सेटिस्फाई होगी। करते हैं पहले इनकी बात। ये है क्या
बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट। एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ठीक है, क्या वो टैक्स है? नहीं। क्या वो नॉन टैक्स है? टैक्स नहीं है ना। हाँ, ये नॉन टैक्स तो है। क्या रेवेन्यू रिसीट है? डेफिनेशन सेटिस्फाई कराकर देख लो। बोलो बोलो फटाफट, डेफिनेशन क्या है? नाइदर क्रिएट लायबिलिटी। अगर वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? कोई एसेट रिड्यूस हो रही है उनकी? नहीं बेटा, इसीलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है ना, रिसीट है ना। अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को और वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, अपार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, बात ओके, ठीक है। सेकेंड वन, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। बेटा एक बात बताओ, बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर बहुत तगड़ा तगड़ा है। नाम ले देता हूं, कुछ कैसे समझ नहीं आएगा। इंडियन रेलवे, कितना शेयर है गवर्नमेंट का? 100% प्रॉफिट आता है। सारा किसका? गवर्नमेंट का। इनकम है कौन सा नेचर? रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू। क्योंकि बेटा ना तो क्रिएट हो रही है कोई लायबिलिटी, ना ही कोई एसेट्स कम हो रही हैं। बात क्लियर? अगर BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, या और बहुत सारी नवरत्नास हैं, वहां से कोई डिविडेंड इनकम आ रही है तो बेटा रेवेन्यू रिसीट है 100%। डेफिनेशन तो देख लो, ना तो बेटा कोई आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही, ना ही कोई आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है। दो बातें क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ, बातें क्लियर? थर्ड वन, लाइसेंस फी। बेटा आज आप गन का लाइसेंस बनवाते हो या बेटा ऑल इंडिया परमिट लेते हो, इसकी आपको फीस देनी पड़ती है। आज आप गन रखना चाहते हो, रिवॉल्वर रखना चाहते हो, उसकी लाइसेंस फी देते हो सरकार को, इसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी आ जाती है या उनकी कोई एसेट कम हो जाती है। आपको पता है बहुत सारे व्हीकल पे लिखा होता है, कमर्शियल व्हीकल पे, ट्रक पे, ऑल इंडिया परमिट, कहीं भी ले जा सकते हो, इसके बदले में आपको फीस देनी पड़ती है सरकार को। कोई लायबिलिटी आती है उनकी? कुछ भी नहीं। ये है लाइसेंस फी। फी और लाइसेंस फी चाहे पेपर में एक लिख देना, लेकिन मैं वैसे डिफरेंस बता देता हूं। यहां पर ये इन दोनों की बात करता है लाइसेंस फी में। फी में क्या लिखोगे? कोर्ट की फीस। बेटा जब आप केस करते हो, कोर्ट की एक नॉमिनल सी फीस रहती है जो आपको देनी पड़ती है, सरकार के खाते में ही जाती है। उसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, ना ही बेटा कोई एसेट रिड्यूस होने वाली। या बेटा आप जब आरसी इशू कराते हो अपने व्हीकल की, फीस देते हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन कराओगे, आरसी की फीस दोगे, किसके जेब में जाएगा? सरकार की जेब में, जिसके बदले में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। आप ऐसे कह देते हो तब दूंगा जब ये वाला हाईवे बना दोगे, कि नया हाईवे बना दो तभी दूंगा, ऐसे कह सकते हो? नहीं। बात क्लियर? चार बातें ओके। फिफ्थ वन, फाइन्स एंड पेनाल्टीज। ये क्या होता है? बेटा कोई भी आप लॉ तोड़ते हो जिसके बदले में आपको फाइन्स और पेनाल्टीज पे करने पड़ते हैं, सरकार की इनकम। इतने सारे चालान भुगत लिए एक साल में सहारनपुर वालों ने, तब तो समझ में आई गया होगा फाइन्स एंड पेनाल्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना। सरकार की इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है। नाइदर क्रिएट द लायबिलिटी नॉर कॉजेज आर रिडक्शन इन द एसेट्स। बात ओके। सिक्स्थ वन, फोर फीचर। बड़े काम की बात, समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फोर फीचर, वैसे फोर फीचर हम इशू ऑफ शेयर में भी पढ़ चुके होंगे। फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। लो बताता हूं, मेरी तरफ देखना जरा। बेटा मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे केस फाइल कर दिया, ठीक है बाबू। केस था 10 लाख रुपए का, केस था 10 लाख रुपए का। अब होता क्या है, मिस्टर बी को प्रेजेंट रहना पड़ता है, केस डिफाइंड करना पड़ता है। आपको बता देता हूं, लेकिन बेटा कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में प्रोसीजर क्या है, वो कहते हैं अच्छा केस हुआ है, आपको बेटा केस का 25% तो अभी एडवांस जमा कराना ही पड़ेगा, जमा ही कराना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। 25% तो जमा कराओ कोर्ट में। बेटा केस हारोगे तो ठीक है, बचे हुए पैसे भी ले आना, और जीत गए तो बेटा ये वापसी मिल जाएंगे। ऐसा होता है, मैं बताता हूं कोर्ट में होता क्या है। अब आपको 2.5 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने हैं, आप कोर्ट के नाम FD बनाकर देते हो। जितने भी साल केस चलेगा, इंटरेस्ट इनकम भी जुड़ती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। आपने 2.5 लाख रुपए की FD बनाकर दे दी, और उसके बाद बेटा आप कभी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए दोबारा जाकर, हियरिंग चलती रही, आप अपीयर ही नहीं हो रहे हो,
बेटा कोर्ट ट्रेस नहीं कर पा रही आपको, ये पैसा क्या होगा, जब्त कर लेंगे। सारा किसका हो गया, गवर्नमेंट का। इसके बदले में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ना ही कोई उनकी एसेट रिड्यूस होने वाली है। फोर फीचर रेवेन्यू रिसीट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। बात क्लियर? आगे बढ़ो। एसेट्स, बेटा कई बार क्या होता है, कोई इंसान मर जाता है और पीछे उसका कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। एक इंसान मर गया, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए थी, बेटा कोई भी लीगल हायर नहीं ट्रेस हो रहा, तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का है। इन्हें बोलते हैं एसेट्स, ठीक है ना बेटा, जिसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ना ही बेटा कोई एसेट रिड्यूस होगी। 7 बात ओके। हाँ जी। 8th वन, गिफ्ट एंड ग्रांट। बेटा अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने गिफ्ट कर दिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कुछ गिफ्ट कर दिया, बेटा क्या कोई आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई? गिफ्ट में भी लायबिलिटी क्रिएट होती है क्या? कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, ना ही कोई आपकी एसेट रिड्यूस हुई। बात ओके। लास्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। बड़े काम की बात, बुक का एग्जाम्पल मत पढ़ना, गलत है, मैं सही बात बता देता हूं आपको। बेटा सहारनपुर सिटी में घंटाघर से लेकर हसनपुर चुंगी तक अभी मॉडल रोड क्रिएट होगी स्मार्ट सिटी में। पहला काम यही होना है, मॉडल रोड, ठीक है। मॉडल रोड का नक्शा कैसा होगा बेटा, पूरी रोड पे जितनी भी शॉप्स हैं, नक्शा सबका सिमिलर होगा। गोल्डन टेम्पल देखा न्यू जब बना, क्या हुआ बेटा, हर दुकान के बाद डिजाइनिंग सेम है, ठीक है। खर्चा किसने करा, सरकार ने इनिशियली, लेकिन बेटा उनसे थोड़े थोड़े पैसे रिकवर करे उसके खर्चे के। अपीयरेंस कैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर। ऐसा ही बेटा सहारनपुर में कुछ होगा, इनको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। बात यह, सब कुछ हो गया, टैक्स नॉन टैक्स, समझ आई बात? हाँ जी। अभी मेरी तरफ देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट थे, बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट 2 तरीके के, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन, विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेज अ रिडक्शन इन एन एसेट्स, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स 2 तरीके की, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी फर्दर 2 तरीके का, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 9 तरीके का, सारा लिख दिया। अभी मेरा टॉपिक बस लास्ट टॉपिक कैपिटल रिसीट रहता है, 1 मिनट का टॉपिक है, ये भी करो और खत्म करो। लो जी, जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या चीज है ये कैपिटल रिसीट्स। बेटा सबसे पहली बात, वैसे इसमें 4 ही बातें हैं टोटल कैपिटल रिसीट में, चारों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब लोन्स। बेटा सरकार ने लोन ले लिया, लोन किसी से भी हो सकता है, लो मैं लिख देता हूं, आरबीआई से, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ या ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब तो याद आया टी बिल क्या होता है, याद आया, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर चुके हैं इसकी बात। या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से किसी इंटरनेशनल बैंक से, किसी से भी ले लो, लोन लेने की बात है। बस मैं ये बताना चाहता हूं, लोन लेने की बात है, हमें मतलब नहीं किस अथॉरिटी से लिया, आपने लोन लिया, पैसा आया कि नहीं पहले तो ये सोचो, आया। अब ये डिसाइड करना है पैसा तो आ गया, वो रेवेन्यू है या कैपिटल, ये कैसे डिसाइड होता है, डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है कैपिटल की, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट्स। बेटा क्या लोन आपकी लायबिलिटी क्रिएट करता है? अरे अकाउंट्स पढ़ते हो यार, लोन कहां दिखाते हो? लायबिलिटी क्रिएट करता है, कभी वापस भी करना पड़ेगा जिंदगी में। ईमानदार बंदों को, बेईमानों का कोई बात नहीं है, बेईमानों के लिए अकाउंट्स नहीं होते। ईमानदारी की बात यह है कि वापस करना पड़ेगा पक्का। क्या मेरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है? बेटा कहां पर आएगा, कैपिटल रिसीट में ही लिखा है। बात समझ में आई? ठीक है, आई नहीं क्या? आ गई। रीपेमेंट ऑफ लोन। बेटा स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे से लोन लिया हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बजट किसका बजट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से समझा रहा हूं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था, आज वापसी कर दिया, या हमने रिकवरी करा ली।
हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा वापस देकर रहा, लोन की जरूरत है, पैसे हमारे वापस कर। हमने पैसे वापस ले लिए, पैसे आए, रिसीट है, रेवेन्यू या कैपिटल। डेफिनेशन सेटिस्फाई कराओ, डेफिनेशन आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करी, नहीं हमने अपना पैसा वापस लिया, और कॉजेज आर रिडक्शन इन एसेट्स। क्या ये रिडक्शन इन एसेट्स है? 100%। बेटा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा तो अपनी एसेट साइड दिखाया होगा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा, अभी इतना पैसा वापस आएगा, है जी? हाँ सॉरी मैंने बोला रिकवरी ऑफ लोन और लिखा रीपेमेंट। हाँ जी बिल्कुल, रिकवरी ऑफ लोन आएगा पक्का। ठीक है, हमने लोन की रिकवरी करी, बेटा हमने कहां दिखाया होगा? जब लोन दिया होगा अपनी एसेट में कि कभी ना कभी वापस आएगा, आज वापस आ गया। क्या होगा बेटा वापस आते ही? हम अपनी एसेट्स कम कर देंगे कि ये पैसे तो वापस आ चुके हैं। यही तो कैपिटल रिसीट है, which either create liability or causes a reduction in an assets। आपकी एसेट्स कम होगी, ठीक है ना? बात ओके, दोनों बातें क्लियर हुई, बोरोइंग भी और रिकवरी ऑफ लोन भी। थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। लो जी, ये तो आपका फेवरेट वर्ड है, डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेल ऑफ शेयर्स। बेटा आज गवर्नमेंट अपनी एसेट साइड दिखाकर रखती है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे मैं बता नहीं सकता कितने करोड़, ठीक है ना, बता ही नहीं सकता कितने करोड़, कितने अरब रुपए, ठीक है ना। 1 लाख अरब रुपए भी बोल दूं वो भी थोड़ी है, रेलवे के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ठीक है। अंदाजे के लिए, सिंपल रखने के लिए 1 लाख रुपए रख लेते हैं, ठीक है। आज गवर्नमेंट के पास 100% शेयर हैं जिनकी वर्थ मान लो 1 लाख रुपए है। गवर्नमेंट कहती है मैं डिसइन्वेस्टमेंट करती हूं इंडियन रेलवे से, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसे ही बोल रहा हूं बस, डिसइन्वेस्टमेंट करती हूं, ठीक है। मैं शेयर बेचती हूं इंडियन रेलवे, कोई भी खरीद ले। बेटा गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा शेयर बेचने से, बस ये बताओ आएगा। रिसीट है, ये तो बात ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कैसी रिसीट है? रेवेन्यू या कैपिटल? डेफिनेशन पढ़ो आराम से। विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स। बेटा जब गवर्नमेंट शेयर बेचेगी एसेट्स पक्का कम होंगी। अभी 100% शेयर है जो 1 लाख रुपए के है, मान लो गवर्नमेंट ने 10% शेयर बेच दिए, यानी कि 10,000 के शेयर बेच दिए, कल को एसेट्स कम नहीं रह जाएंगी? समझ आई बात? डिसइन्वेस्टमेंट क्या करती है बेटा? आपके शेयर बिकवाती है, कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स को कम कर देती है। समझ आई बात? डिसइन्वेस्टमेंट याद है ना, टेक्निकली डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सेल ऑफ शेयर बोलते हैं, ठीक है ना। आज बीएचईएल में से गवर्नमेंट अपने शेयर बेच दे, आज आईओसी में से बेच दे, आज बीपीसीएल में से बेच दे, आज एचपीसीएल में से बेच दे, इतनी सारी पब्लिक सेक्टर है, इतना सारा अभी भी अगर शेयर बेचेगी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे, लेकिन बेटा वो कैपिटल रिसीट है क्योंकि आपकी एसेट्स को कम कर रहे हैं। बात ओके। एंड लास्ट वन इज स्मॉल सेविंग्स बाय हाउसहोल्ड्स। स्मॉल सेविंग्स जस्ट लाइक एनएससी एंड केवीपीस। लो एनएससी क्या होता है बेटा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। केवीपी किसान विकास पत्र, कभी सुने हैं? पोस्ट ऑफिस करते हैं ये दोनों इन्वेस्टमेंट, है ना, हाउस होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों करते हैं? टैक्स सेविंग कराकर देता है, एक बात है। दूसरा मोटिव पता है क्या है बेटा? इनका इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा होता है। आप एफडी करा कर आओ बैंक में, बैंक बोलेगा 13 साल में करेंगे पैसे डबल। केवीपी किसान विकास पत्र 11 साल में पैसे डबल, एनएससी 11 साल में पैसे डबल। वो 13 साल में, ये 11 साल में। दुनिया लालच में करती है इन्वेस्टमेंट। ये पैसा जाता किसकी जेब में है बेटा? गवर्नमेंट की जेब में जाता है, और गवर्नमेंट को ही देना होता है आपको कुछ टाइम के बाद वापस, जो भी है 11 साल के बाद। अगर आप डबल कराने के मूड में हो, गवर्नमेंट को देना ना 11 साल के बाद वापस। बेटा क्या ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा कि 11 साल के बाद वापस करना है? क्या ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट को 11 साल के बाद वापस करना है? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो कैसी रिसीट है? पैसा आ रहा है एनएससी बिकने से, केवीपी बिकने से पैसा आ रहा है, रिसीट है। लेकिन बेटा ये रिसीट ऐसी है जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, इसीलिए बेटा कैपिटल रिसीट। बात क्लियर? बड़ा जल्दी से रिवीजन करते हैं, जितना आज कराना था उतना हो चुका, ठीक है जी। बजट के 2 कंपोनेंट है, बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट के 2 कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन,
नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस अ रिडक्शन इन एसेट्स। कैपिटल रिसीट क्या, विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है ना बेटा, ये फर्दर दो तरीके का। बेटा बजट रिसीट के दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन, which neither create liability nor causes a reduction in assets। अब ऐसी हालत हो चुकी है कि हम रिवीजन भी नहीं करना चाहते, हो जाती है, कोई नहीं बेटा, अभी आगे भी पढ़ेंगे। अब ये बजट एक्सपेंडिचर भी आज ही खत्म करेंगे, घबराओ ना। अगर ये रिस्पॉन्स है आपका तो बताता हूं तुम्हें मैं आज। कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन क्या है, विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एन एसेट्स। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट फर्दर दो टाइप का है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स फर्दर दो टाइप का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने तीन बेसिस पे डिफरेंस बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, याद रहेगा? कौन से तीन बेसिस हैं? एक तो बर्डन शिफ्ट होता है कि नहीं होता, दूसरा प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, और तीसरा इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सॉरी इंडिविजुअल पर लगता है, कॉर्पोरेट्स पर लगता है, कंपनीज पर लगता है। ये बेटा गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, किसी इंसान पर नहीं लगता। और बेटा एक आप एग्जांपल का बेसिस, वो तो आपका फेवरेट है, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो चार डिफरेंस हो जाएंगे हमारे। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 9 तरीके का था, याद रहेंगे आपको, मैंने रब कर दिया। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, फोर फीचर एस्टीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये क्या बात की बात बोले, एस्टीट बोलूंगा, क्या कर रहे हो, पूरा बोल लो। हाँ जी, एस्टीट्स, गिफ्ट एंड ग्रांट एंड स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, 9 तरीके का था। कैपिटल रिसीट 4 तरीके की है बेटा, हमने लिख दी सामने। बोरोइंग्स या लोन कह लो, रिकवरी ऑफ लोन कह लो बेटा। थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन इज स्मॉल सेविंग। बेटा ये या तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे या आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। अभी बेटा हमने सेकंड पोर्शन पढ़ना है गवर्नमेंट बजट का, बजट एक्सपेंडिचर। बाय बाय।